अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ मॉक टेस्ट फोर्थ ऑन इकोनॉमिक्स। दिस टेस्ट इज स्पेशली मेड फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बट इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एज वेल। इससे पहले भी मैंने कुछ टेस्ट अपलोड कर रखे हैं विच इंक्लूड स्टैट्स, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। इवन मैथ्स का भी एक टेस्ट मैंने अपलोड कर रखा है। तो चलिए हम इस टेस्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोटिव ऑन द न्यू करेंसी नोट ऑफ ₹100 इज। 100 रुपीज के नोट पे कौन सा मोटिव है, मतलब जो उनकी बैक साइड, नोट्स की बैक साइड पर जो होते हैं कौन सी हेरिटेज साइट्स, 100 रुपए के नोट पे कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास सन टेम्पल, एलोरा केव, हम्पी और रानी की वाव। जितने भी ये हेरिटेज साइट्स है ये सब किसी न किसी करेंसी नोट पे होती है। सन टेम्पल आपको दिखेगा ₹10 के नोट पे, ठीक है ना। एलोरा केव आपको दिखेगा 20 रुपए के नोट पे, हम्पी आपको दिखेगा 50 रुपए के नोट पे और रानी की वाव आपको दिखेगा 100 रुपए के नोट पे। यहाँ पे 100 रुपए की बात की है तो ऑप्शन आएगा डी, रानी की वाव। अगर हम इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि यह कहाँ पे लोकेट होते हैं, सन टेम्पल कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा। एलोरा केव कहाँ पे है, महाराष्ट्र। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका। और रानी की वाव कहाँ पे है, गुजरात में है। और भी कुछ नोट्स है, बिल्कुल है, 200 का नोट है हमारे पास, उस पे कौन सा है, वो है सांची स्तूपा। 500 के नोट पे रेड फोर्ट, दिल्ली में है ये। और 2000 के नोट पे मंगलयान, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following statement about the planned economy is not correct है। प्लान्ड इकोनॉमी की बात कर रही और जो करेक्ट ना हो वो बताना है हमें। ऑप्शन 1 है प्लान्ड इकोनॉमी डज नॉट इनकरेज इनोवेशन। देखो, क्या प्लान्ड इकोनॉमी इनोवेशन इनकरेज करता है, तो बिल्कुल भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता, ये इनोवेशन इनकरेज करता है मार्केट इकोनॉमी, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। डज नॉट है ना, यहाँ पर नहीं करता है, ये सही है, ये नहीं करता है। प्लान्ड इकोनॉमी फोकस ऑन प्रॉफिट, तो फ्रेंड्स ये गलत है। क्यों, प्लान्ड इकोनॉमी जो है ये फोकस करता है कहाँ पे, वेलफेयर पे, नॉट ऑन प्रॉफिट, ठीक है ना। ये वेलफेयर के लिए काम करता है। ये तो ये क्या बोलते हैं, ये गलत है, इन्होंने गलत ही पूछा था वैसे। इकोनॉमिक डिसीजंस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यस, इकोनॉमिक डिसीजन जो भी है वो कौन कंट्रोल करता है, प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही करता है। तो इन्होंने रॉन्ग पूछा है, तो रॉन्ग इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रिवर्स रेपो रेट रेफर्स टू, और ऑप्शन यहाँ पर सामने है। क्या इट इज द रेट एट विच आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक, इट इज द रेट एट विच आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक। थर्ड, improving the position of availability of securities in the market. Fourth, it is the rate which is offered by the bank to their most valuable customers. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सिंपल आसान भाषा में बताए, ये रहा आरबीआई और ये एक कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक से मनी जाता है कहां को, आरबीआई की तरफ। आरबीआई पैसा लेता है, ठीक है ना। और किस रेट पे रहता है, उस रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। बट कोलेटरल भी कुछ इनको ये देता है। क्या देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट। देखो, अब देखो, आरबीआई ने पैसा तो लिया वहां से, लेकिन दिया कुछ, उसने कुछ बेचा। क्या बेचा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, इट इज द रेट एट विच आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक। ऑप्शन ए आएगा। यहाँ पे रीपर्चेज का एग्रीमेंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फिस्कल डेफिसिट इज। ऑप्शन है आपके पास टोटल इनकम माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टोटल पेमेंट माइनस टोटल रिसेप्ट, टोटल पेमेंट माइनस कैपिटल रिसेप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग। देखो, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक तो होता है एक्सपेंडिचर,
एक्सपेंडिचर हम पूरा का पूरा लेते हैं, चाहे वो रेवेन्यू की फॉर्म में हो या फिर कैपिटल की फॉर्म में हो। बट जो रिसेप्ट है, रिसेप्ट जो हमारे दो है, एक होता है रेवेन्यू रिसेप्ट, आप सबको पता है, बट जिनको क्लियरिटी नहीं होगी वो मैं उनको दूंगा। एक होता है कैपिटल रिसेप्ट। रेवेन्यू रिसेप्ट हम पूरा का पूरा लेते हैं इसमें, लेकिन जो कैपिटल रिसेप्ट है ये दो तरीकों से आता है हमारे पास। या तो हम अपने एसेट्स को डिक्रीज करेंगे, अपने एसेट्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे, और वहां से जो पैसा आएगा वो भी कैपिटल रिसेप्ट कहलाएगा। या तो फिर हम कैसे लेंगे कैपिटल रिसेप्ट, हम लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, मतलब कर्जा लेंगे, कर्जा लेकर जो हम पैसा आएगा वो होता है, वो भी कैपिटल रिसेप्ट में आएगा। देखो कैपिटल रिसेप्ट में या तो एसेट डिक्रीज होता है या लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। एसेट कैसे डिक्रीज होगा, देखो जब हमारे पास एसेट है वो बेचा, वो पैसा आया, कैपिटल रिसेप्ट। या फिर हमने उधार लिया, कर्जा लिया, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। अब देखो इसमें एक्सपेंडिचर तो पूरा लिया, बट रिसेप्ट सिर्फ इतना सारा लेते हैं, ये वाला रिसेप्ट लेते हैं, ये वाला नहीं लेते हैं। कौन सा वाला, वो कैपिटल रिसेप्ट जिससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, वो वाला रिसेप्ट हम, वो वाला कैपिटल रिसेप्ट नहीं लेते हैं। और ये जो इतना वाला है, मतलब रेवेन्यू रिसेप्ट, और ये जो एसेट के बेचने से हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसेप्ट। ये पूरा का पूरा केस क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। ये गवर्नमेंट की इनकम कहलाती है। गवर्नमेंट की इनकम में जो लाइबिलिटी की वजह से कैपिटल आता है वो नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो फिस्कल डेफिसिट वो होता है, वो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में क्या करेंगे, रेवेन्यू रिसेप्ट, और इसके साथ ऐड कर लो आप नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसेप्ट। व्हाट इज नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसेप्ट, ये वाला इतना सारा एसेट के सेल करने से ही है, लाइबिलिटी इसमें नहीं आती है। तो यहां पर सही ऑप्शन देखो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग, ये वाला सही है। इसको बारोइंग हम इसमें नहीं लाते, बाकी सब कैपिटल रिसेप्ट लेंगे, सब रिसेप्ट लेंगे, बट जो बारोइंग की वजह से आता है वो हम नहीं लेते, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट से हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी बारोइंग करनी है, फिर जितनी कमी होती है उतनी हम बारोइंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, when average product is falling, it is less than marginal product, equal to marginal product, greater than marginal product, या फिर इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखो अगर मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाऊं, ठीक है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है, ठीक, और एवरेज प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है। एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, याद रख लेना। मार्जिनल प्रोडक्ट जब बराबर होता है एवरेज प्रोडक्ट के, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट वाली कारो, ये है एवरेज प्रोडक्ट वाली कारो। मार्जिनल प्रोडक्ट जब एवरेज प्रोडक्ट पे होता है तब एवरेज प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तब एवरेज प्रोडक्ट कहां पर होता है, मैक्सिमम यहां पर। उसके बाद तब तक ये एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहता है, तब तक एवरेज प्रोडक्ट लगातार इंक्रीज होता है, बट जब ये मीट होते हैं उसके बाद ये डिक्रीज होने लगता है। बट जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होता है उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट उससे कम ही हमेशा होता है। मतलब जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होता है वो फिर ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किसके, मार्जिनल प्रोडक्ट के। तो व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज फॉलिंग इट इज, ये हमेशा फिर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा मार्जिनल प्रोडक्ट के, ठीक है ना। ये उसके मिलने से पहले, जब when the marginal product is equal to the average product, उससे पहले average product उससे less होता है, but after that it is always greater than marginal product and continuously declining. Question number 6, the slope of isoquant curve is, आइसोक्वांट कर्व की स्लोप पूछी है। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, या प्राइस रेशियो ऑफ टू फैक्टर्स। देखो अगर सबसे पहले मैं बात करूं व्हाट इज आइसोक्वांट कर्व, आइसोक्वांट कर्व होती है वो कॉम्बिनेशन इनपुट्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स जो क्या दें, इक्वल, जो प्रोड्यूस करेंगे इक्वल आउटपुट, ये होती कम, ये क्या कहलाती है, आइसोक्वांट कर्व। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट व्हिच कैन प्रोड्यूस इक्वल आउटपुट इज नोन एज व्हाट, आइसोक्वांट कर्व। ये सिमिलर होती है किसके, ये सिमिलर होती है हमारी इंडिफरेंस कर्व के। अब ये भी यहां पर हम इनपुट्स लेते हैं दो साइड्स, यहां पर ये एक साइड सपोज इस साइड में ले रहा हूं कैपिटल और इस साइड में ले रहा हूं लेबर,
ठीक है ना। तो आइसो क्वांट कर्व भी कुछ ऐसे ही आती है। अब यहाँ पर इसके स्लोप को, किसके स्लोप को, ये आइसो क्वांट, ये कौन सी कर्व कहलाएगी, आइसो क्वांट। इसके इस स्लोप को, क्योंकि ये भी लगातार डिक्लाइनिंग होती, इसके इस स्लोप को हम बोलते हैं ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। याद रख लेना, ये स्लोप के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। आइसो क्वांट कर्व के स्लोप को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कौन सी, ये है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व के स्लोप को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं, ये बजट लाइन। बजट लाइन का जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, हम आइसो क्वांट कर्व के स्लोप को। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ये तो आप सबको पता ही होगा कि परफेक्ट कंपटीशन है ना, मोनोपोली है, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या फिर ओलिगोपोली। तो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होती है मोनोपोली में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर। प्रॉफिट किस पे मिलता है, लैंड को, ऑर्गेनाइजेशन को, कैपिटल को, या फिर लेबर को। भाई लैंड पे मिलता है रेंट, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, इसको मिलता है प्रॉफिट, ठीक। कैपिटल पे क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट। और लेबर को क्या मिलता है, लेबर को मिलते हैं वेजीज। पूछा क्या है, प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया डिमोनेटाइजेशन वाज फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंटेड इन। डिमोनेटाइजेशन सबसे पहले कब इंप्लीमेंट की थी, 1946, 1952, 1978 या फिर 1971। डिमोनेटाइजेशन टिल नाउ 3 टाइम्स हुई है, 3 टाइम्स हुई है। कब कब हुई है पता होनी चाहिए। पहले 1946 में, दूसरी बार 1978 में, और तीसरी बार 2016 में। ये 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुई है। सबसे पहले हुई थी 1946 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। तो ये रहे 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एट द एंड में आपको कहना चाहूंगा, अगर आप नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।